हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है ना इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको हम लोग समाप्त किए थे। आज इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो स्टार्टिंग में ही बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हम लोग को पढ़ना है, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्सन। इसमें से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और उस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं केमिकल एनर्जी, उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करो केमिकल एनर्जी में। तो उस प्रकार का डिवाइस या एपरेटस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। बताए थे कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस दो प्रकार के। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो, उसके लिए बाहर से कोई एनर्जी देने का जरूरत ना पड़े, और वैसे रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको बदलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो काम करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन वैसे रेडॉक्स रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो अपने आप नहीं होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को करवाने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यदि किसी सब्सटेंस का केमिकल डिकम्पोजिशन करवाया जाए, तोड़ा जाए, या फिर इलेक्ट्रोड्स पे उसका रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, पहले हम लोग उसी को डिफाइन किए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवा करके यदि किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाए, तोड़ा जाए, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा डिकम्पोजिशन हो ये जरूरी नहीं होता है, तो उसका अलग सा डेफिनेशन हम लोग बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, कि द केमिकल चेंजेज मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurring at electrodes when electric current is passed through the electrolytic solution। कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो इलेक्ट्रोड पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोड माने एनोड और कैथोड पे, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन से यदि करंट पास करवाओ और करंट पास करवाने के बाद एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए जिस एपरेटस, जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उस एपरेटस या डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द डिवाइस और apparatus which is used to carry out the electrolysis of an electrolytic solution is called an electrolytic cell। कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट का जो भी फॉर्म हो, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है तो इसके बारे में देखें कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से, चाहे वह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर्म में है चाहे मोल्टेन फॉर्म में हो, उससे करंट पास करवा करके यदि इलेक्ट्रोड पे केमिकल चेंज करवाया जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम लोग यदि बात करें, उसके कंस्ट्रक्शन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, कैसे रहता है, तो जरा उसमें हम लोग जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे।
कैसे बना हुआ रहता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन रहेगा, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल। इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, अब इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो केटायन एनायन में टूटे, तो इलेक्ट्रोलाइट का आने का मतलब किस प्रकार से प्लस माइनस करके होगा ऐसे। तो ई जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा या फिर उसका मोल्टेन फॉर्म भी हो सकता है, पिघला हुआ, वाटर में डिजॉल्व नहीं रहेगा बल्कि उसका पिघला हुआ फॉर्म रहेगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लगाते हैं 2 इलेक्ट्रोड, ऐसा। इस प्रकार से, और ये दोनों इलेक्ट्रोड को जो है इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले यहाँ रहेगा एमीटर करंट मेजर करने के लिए, इसके बाद बैटरी, फिर आगे जो है सो की लगा हुआ रहता है, यहाँ बल्ब लगा सकते हो करंट जा रहा है कि नहीं पता करने के लिए, और उसके बाद जो है इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करना है। ई है बल्ब, ई हुआ स्विच या की, ई है बैटरी और ई हुआ एमीटर। एमीटर करंट मेजर करता है। तो एमीटर, बैटरी, स्विच, बल्ब, ये ऐसा स्विच। अब इधर ही पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल से। इस पॉजिटिव टर्मिनल वाले को यहाँ बोला जाएगा एनोड और नेगेटिव टर्मिनल वाले को बोला जाएगा कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तुलना में उल्टा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड होता था नेगेटिव, कैथोड होता था पॉजिटिव, यहाँ उल्टा होता है। बाकी प्रोसेस वही है कि एनोड पर यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा कि वही वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ फ्लो करेगा ऐसा, और वही वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर फ्लो करके आएगा तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता था वैसे ही यहाँ भी है, बस इस साइन का अंतर है टर्मिनल का। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन हुआ एक इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल, कांच का बर्तन रहता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, चाहे सॉल्यूशन चाहे उसका मोल्टेन फॉर्म, मैंने वाटर में नहीं बोलो, पिघला दो उसको ऐसे। उसमें 2 इलेक्ट्रोड डूबा हुआ रहता है, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहेगा उसको एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। उसके बाद फिर इस सर्किट में एमीटर लगा हुआ रहता है जो करंट मेजर करता है, कितना करंट जा रहा है। बैटरी है और ये बैटरी जो है यहाँ सप्लाई करेगा करंट, और कौन सा करंट सप्लाई करेगा, डायरेक्ट करंट डीसी। यहाँ लगा हुआ है स्विच, फिर यहाँ बल्ब, बल्ब जलेगा तो पता चलेगा इससे करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब इसमें से हम लोगों को मेनली जानना है किसके बारे में, तो ये जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए हैं ना हम लोग, इलेक्ट्रोड्स मतलब ये मेटल के रॉड होंगे, मेटल रॉड्स। अब ये जो मेटल रॉड होंगे
तो एक तो यहाँ हम लोग देख लिए कि कैथोड एनोड का काम करेगा, एनोड पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा, कैथोड नेगेटिव होगा और वहाँ रिडक्शन होना है। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड। दो होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। अभी एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है? तो एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो वह रिएक्शन में शामिल होगा। और इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब डज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका एग्जांपल जैसे कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं। और इसमें जनरली आता है प्लेटिनम, ग्रेफाइट। ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करोगे तो वे इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान, लेकिन यदि ये सब रॉड का इस्तेमाल किए हो तो फिर ये सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब इसमें होता क्या है जरा सो देखो कि जब तुम करेंट पास करवाओगे तो करेंट पास करवाने से क्या होगा कि इसमें जो आयंस हैं, केटायन और एनायन, इनका जो है केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज कैसे होगा? मान लो कि यदि कोई एनायन मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज NaCl, तो NaCl है, इसका मतलब यहाँ Na+ होगा और Cl- होगा, इस प्रकार से। अभी एनायन है तो एनायन जाएगा एनोड पर। एनोड जिस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और एनोड पर होना क्या है? ऑक्सीडेशन। तो इस Cl- क्या करेगा कि एनोड पर जाकर के ऐसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये बदल जाएगा Cl2 में, ऑक्सीडेशन। और ई वाला जो इलेक्ट्रॉन फर्निश हुआ, यही वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जाएगा और आएगा इधर। तो यहाँ फिर जो Na+ आयन है वो जाएगा इसके तरफ। Na+ क्या करेगा कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको गेन कर लेगा। तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बन जाएगा Na। तो ये एनोड हुआ। एनोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज कर गया किसमें? Cl2 में। और ये कैथोड है जहाँ रिडक्शन हुआ, सोडियम आयन रिड्यूस कर गया किसमें? सोडियम में। तो ये रिएक्शन के दरमियान होता है। तो ऐसे जब करेंट पास करवा करके आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का केमिकल चेंज करवाओगे, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाओगे, तो इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और इसी इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए जो हम लोग यहाँ एपरेटस या डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबका काम बता दिए, किसका क्या काम है कि नहीं है, सब हम लोग समझ गए। यहाँ एक बार नोट्स को पढ़ोगे लाइन बाय लाइन तो पता चलेगा क्या है कि नहीं है। इलेक्ट्रोड वाला बात ध्यान में रखेंगे कि दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें। अब बात आता है डिफरेंस जानने का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या अंतर है। एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता था? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को बदलता है केमिकल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, इलेक्ट्रोलाइटिक में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोकेमिकल में जो है दो इलेक्ट्रोड दो अलग अलग बर्तन में होते थे, हाफ सेल जो होता था दो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बर्तन में होते हैं। उसमें सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें एनोड नेगेटिव होता था, कैथोड पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में उल्टा है, एनोड यहाँ होता है पॉजिटिव और कैथोड यहाँ पे होता है नेगेटिव। उसमें सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती थी, इसमें सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कुछ अंतर हैं जो नोट्स में है लिखे हुए, वैसे ही तो हम लोग समझ जाएंगे इसको करके। अब इसमें से हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए, उसके पहले कुछ बेसिक टर्म समझना होगा हम लोगों को, उसके बारे में समझते हैं। याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान केटायन हमेशा कैथोड पे जाएगा, एनायन हमेशा एनोड पे जाएगा। नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं इसीलिए क्योंकि वह एनोड पर जाता है, एनायन माने एनोड पर जाएगा, और केटायन मतलब कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा।
कुछ इसमें से बेसिक टर्म्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट एक अलग से चैप्टर ही 11th में पढ़े होंगे बेसिक केमिस्ट्री में। तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है उसका एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय उस एलिमेंट का वैलेंसी। मतलब इक्विवेलेंट वेट बराबर हम लोग लिख सकते हैं A/N। E हो गया इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, A हो गया एटॉमिक मास और N वैलेंसी हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बतलाएगा कि वैलेंसी में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसके इन्वॉल्व है। तो ये इक्विवेलेंट वेट हुआ। इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन उसी इक्विवेलेंट वेट को यदि आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो वह कहलाता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं है, एटॉमिक मास बटे वैलेंसी, लेकिन यदि उसी को आप ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो वह कहलाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब इसमें से एक टर्म आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास को हम लोग दिखलाते हैं W से और ग्राम इक्विवेलेंट मास को दिखाएंगे E से। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ गया हम लोग का W/E। ये W/E किसका फॉर्मूला हुआ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब गिवन मास बटे ग्राम इक्विवेलेंट मास। गिवन मास तो पता रहेगा और ग्राम इक्विवेलेंट मास मतलब क्या, इक्विवेलेंट मास जब ग्राम में रहेगा और इक्विवेलेंट मास क्या हुआ, एटॉमिक मास बटे वैलेंसी। तो उसको ऐसे ही हम लोग कोरिलेट करते जाएंगे। उसके बाद इसमें से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कुछ गैस का वॉल्यूम इक्विवेलेंट। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट calculation of volume of 1 gram equivalent of a gas at STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक गैस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम कितना होगा उसी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले याद रखो कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22,400 ml, या इसी को 1000 से भाग दे दोगे तो 22.4 लीटर। किसी भी गैस का, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स मिल करके जितना जगह ऑक्यूपाई करेंगे वह होता है 22,400 ml, चाहे 22.4 लीटर। अब यहाँ से जो हेडिंग दिए हैं कि जो वॉल्यूम इक्विवेलेंट निकालना है वह 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए निकालना है। मतलब यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो है 1। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला बताए थे, गिवन मास बटे इक्विवेलेंट मास, तो ये हो गया 1। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन मास बटे इक्विवेलेंट मास, और यह है 1 के बराबर तो 1 से इक्वेट कर देंगे। इसका मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, E। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी गैस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है, यदि उस गैस का हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं तो उस केस में जो उसका गिवन मास है वो बराबर हो जाएगा किसका, इक्विवेलेंट मास का। क्या बोले, वह बराबर हो जाएगा किसका, उसके इक्विवेलेंट मास का। कब, जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो, 1 हो। तो अब जैसे मान के चलो
हम लोग अलग अलग गैस के लिए इसको निकालते हैं। फॉर H2 गैस, इधर केवल याद रखना कि STP पर जो है वॉल्यूम हुआ 22,400 ml या 22.4 लीटर, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब होता है तो उस केस में गिवन मास बराबर हो जाता है किसका? इक्विवेलेंट मास का। तो यदि हम लोग निकालें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, G माने ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 गैस में कितना मास होगा? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जो मास होता है वो बराबर होता है इक्विवेलेंट मास का। अभी जो हाइड्रोजन है इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? तो एटॉमिक मास बटे वैलेंसी। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, वैलेंसी भी 1 होता है, तो 1 बटे 1 मतलब 1, तो ये 1 ग्राम हो गया। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब हुआ 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ से हाइड्रोजन का मास पता चल गया 1 ग्राम, तो जब यहाँ से अब निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल, तो यह आ गया 1/2 मोल। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस में कितना मोल होगा? 1/2 मोल। और 1 मोल का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं इतना, तो आधा मोल का कितना हो जाएगा? इसलिए वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ H2। समझ रहे हो कैसे निकाले? पहले हम लोग निकाल लिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस कितना के बराबर होगा, तो 1 ग्राम के बराबर। अब 1 ग्राम इसका गिवन मास हुआ, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 ग्राम, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ से निकल गया हाफ मोल। अब 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम इतना होता है, तो हाफ मोल का कितना होगा? तो 1/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो 22,400 ml, तो यह आ जाएगा 11,200 ml, चाहे लिखेंगे तो 11.2 लीटर, ऐसे। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम इक्विवेलेंट कितना हुआ? 11.2 लीटर। समझ गए? नोट्स में है, वहाँ डायरेक्ट किया हुआ, नहीं समझ में आएगा तो इसको ऐसे पहले डिटेल में करके अपने अनुसार समझ लोगे। चलो, वैसे ही हम लोग निकालते हैं फॉर ऑक्सीजन गैस। सेम होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन गैस, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में गिवन मास बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट मास का। तो हम लोग निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट मास। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? तो एटॉमिक मास बटे वैलेंसी। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, वैलेंसी होता है 2, तो कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब ये कितना के बराबर हुआ? 8 ग्राम ऑक्सीजन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2 गैस का मतलब कि इसमें कितना ऑक्सीजन है? 8 ग्राम ऑक्सीजन। अभी 8 ग्राम इसका गिवन मास हुआ, तो जब नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास, तो 8 ग्राम गिवन मास निकाल लिए। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? तो ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो आ जाएगा 1/4। तो जब यहाँ निकालोगे तो ये 1/4, और ये तो इतना ही रहेगा, तो आ जाएगा 5,600, या इसको निकालोगे यहाँ तो आ जाएगा 5.6 लीटर, ये इतना मिलीलीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम इक्विवेलेंट कितना? तो 11.2 लीटर। ऑक्सीजन गैस का कितना? तो 5.6 लीटर। कैलकुलेशन एकदम आसान है। सबसे पहले 1 ग्राम इक्विवेलेंट में निकालेंगे कितना ग्राम उसका है, तो वो बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट का उसका। इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं हम लोग एटॉमिक मास बटे वैलेंसी के टर्म में। उसके बाद नंबर ऑफ मोल निकालो और फिर इतना से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही उसका वॉल्यूम इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये हम लोग ऑक्सीजन गैस का निकाले। ऐसे ही निकालते हैं हम लोग किसका? क्लोरीन का निकाल लें। फॉर क्लोरीन गैस Cl2, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गैस बराबर हो जाएगा उसके इक्विवेलेंट वेट का। कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट वेट? तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5 और वैलेंसी होता है 1, तो यह आ जाएगा 35.5। तो इसका मतलब हो गया 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। उसके बाद नंबर ऑफ मोल निकालोगे Cl2 का,
तो गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास है 35.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, तो क्लोरीन का मास 35.5, अब 2 क्लोरीन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो आएगा 71, या ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट 35.5 इंटू 2, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से जब भी निकालोगे वॉल्यूम इक्विवेलेंट तो इसका हाइड्रोजन के बराबर आएगा 11,200 ml या फिर 11.2 लीटर। तो ऐसे किसी भी गैस का हम लोग जो है ना वॉल्यूम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले वो निकालो कि उस गैस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना मास होगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में किसी भी गैस का जो मास होगा वह इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक मास बटे वैलेंसी के टर्म में, और उतना करने के बाद निकल जाएगा गिवन मास, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल्स, अब जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा उसको इतना से मल्टीप्लाई कर दो तो वही कहलाएगा उसका वॉल्यूम इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गैस का वॉल्यूम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, कोई भी गैस का पूछेगा कि कितना वॉल्यूम इक्विवेलेंट होता है तो कैलकुलेट करने के लिए बता दिए हम, बढ़िया से इसको समझ लोगे और कैलकुलेट करोगे। इसमें से एक टर्म है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता क्या है कि 1 ग्राम equivalent of an element always reacts with or displaces, क्या लिखे, 1 ग्राम equivalent of an element always reacts with or displaces 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर एलिमेंट। यही इसका स्टेटमेंट है। इसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझे तब समझ में आएगा। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा रहेगा कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम विल रिएक्ट विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि कैल्शियम का कितना मास जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। तो 2 एलिमेंट दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है कैल्शियम का वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे इक्विवेलेंट मास। उसी प्रकार से इसका हो जाएगा गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन बटे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। कैल्शियम का गिवन मास पता नहीं है, वही तो निकालना है कि कितना ग्राम कैल्शियम रिएक्शन करेगा, तो इसको वैसे ही रहने दो। तो हो जाएगा गिवन मास ऑफ कैल्शियम और इसका इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास बटे वैलेंसी। एटॉमिक मास कैल्शियम का 40, वैलेंसी 2 तो आ जाएगा 20। यहाँ लिख देंगे 20 बराबर गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 16 ग्राम 16, और इसका इक्विवेलेंट मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, वैलेंसी 2 तो आ जाएगा 8, ऐसा 8 आ गया, कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ से निकालोगे मास ऑफ कैल्शियम तो हो जाएगा 2 × 20 मतलब 40 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का 16 ग्राम के साथ पूरी तरह से रिएक्शन करने के लिए कैल्शियम कितना ग्राम चाहिए, 40 ग्राम चाहिए। तो ऐसे हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को अप्लाई करते हैं। अब इसमें से एक टर्म आता है जिसके बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं, और वह टर्म क्या है, 1 फैराडे। या इसी को हम लोग बोलते हैं
फाराडेज कांस्टेंट। फाराडे नाम है साइंटिस्ट का। होता क्या है, बड़ा आसान सा चीज है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वैल्यू उसका, वही कहलाता है फैराडेज कांस्टेंट। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर इतना। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा वही कहलाएगा फैराडेज कांस्टेंट। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितने होंगे, तो निकाल दो डायरेक्ट। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 1.602 इंटू 10 का पावर -19, ये आ जाएगा तुम्हारा कूलम पर मोल में। इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना तो आता है 96,485 या इसके आसपास आता है, इतना कूलम पर मोल। लेकिन जब इसको राउंड करके लिखोगे तो 485 को हम लोग जब राउंड करेंगे नियरेस्ट 100 से, तो 485 को लिख सकते हैं 500, तो इसको इतना लिख सकते हैं लगभग 96,500 कूलम पर मोल। तो ये जो आया इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे, और इसी को बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट। तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि 1 फैराडे या फैराडेज कांस्टेंट क्या है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही कहलाता है फैराडेज कांस्टेंट, और उसका वैल्यू जो है 96,500, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। एग्जैक्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है 96,500 कूलम पर मोल। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो शायद थोड़ा डिफर करे, तो डिपेंड करता है कि यहाँ पॉइंट के बाद हम कितना डिजिट लेकर के चलें उसके आधार पे। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखोगे, बस ये याद रखोगे कि 1 फैराडे बराबर होता है लगभग 96,500 का। जब आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा बात हम लोग जाने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।